Assalamu alaikum class. My name is Nida Said and I'm going to present my topic preschool learning center. Preschool learning centers बहुत अर्ली एज के सेंटर्स होते हैं जो स्कूल स्टार्ट होते हैं हमारा यहाँ पर नर्सरी वगैरह केजी उससे पहले जो बच्चों को सेंटर प्ले ग्रुप में उनको एक्टिविटीज करवाई जाती है या डे केयर में जो बच्चों को मदर्स वगैरह या वर्किंग मदर्स उनको वहाँ पर छोड़ती हैं तो उनके साथ वहाँ पर भी एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है। तो उनमें उसको प्री स्कूल लर्निंग सेंटर कहते हैं। तो इसमें मैं कुछ सेंटर्स के बताऊंगी। प्री स्कूल लर्निंग सेंटर्स में मैं प्रेजेंट करूंगी सेंसरी सेंटर, ब्लॉक सेंटर, पजल सेंटर। ये तीनों जो सेंटर्स हैं हमें प्ले लर्न एंड ग्रो टुगेदर कि हमें इसमें प्ले भी पता चलता है, लर्न भी होती है, हमारी ग्रो भी एक साथ होती है। तो सबसे पहले इसमें सेंसरी सेंटर। सेंसरी सेंटर क्या होता है? सेंसरी सेंटर में आपको पहले ये पिक्चर में थोड़ा सा डिफाइन कर दे कि इसमें पहले ऐसे का एक सेंटर होता है। बच्चों बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए एक एक्टिविटी की तरह का ऑर्गेनाइज करते हैं कि जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो। तो सेंसरी मीन्स कि जिसमें बच्चों की बहुत छोटी छोटी स्किल्स को यूज किया जाता है, फाइन मोटर स्किल्स को यूज किया जाता है। स्किल्स को बहुत भी छोटे जैसे यहाँ सेंसेस पर आप डेवलप मुझे की देखिए। जाती हैं कि जो हमारी 5 सेंसेस यस मैम, फोकस सेंसेस। ना कि उसकी सेंसेस के लिए कि टच के लिए और फिर फीलिंग के लिए, फिर स्मेलिंग के लिए, टेस्ट की, ये सारी सेंसेस डेवलप की जाती हैं। तो यस मटेरियल से इंट्रोडक्शन होता है। जी, मैं यही कह रही हूँ कि जब आप सेंटर बनाते हैं तो उसमें आप जैसे वो बकेट में 5 सेंसेस की एक बुकलेट रखी हुई है और फिर पीछे एक स्टिकी नोट्स लगाए हैं जिसमें कलर्स वगैरह शो हो रहे हैं, कलर्स के नेम पीछे शो हो रहे हैं, उनके स्पेलिंग शो हो रहे हैं कि इससे बच्चे अट्रैक्ट जो होते हैं। तो ऐसे पहले एक सेंटर को ऑर्गेनाइज किया जाता है बच्चों के लिए, सेंसरी सेंटर, और फिर इसके अंदर उनको 5 सेंसेस से उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें हम पहले बताऊंगी what is sensory play for preschool learners. Sensory play is a type of play that stimulates a child's senses. Often, sensory play focuses on stimulating touch, sight, and hearing. As children grow, they begin to play and through play learn more about the world around them. What are the benefits of sensory play? Sensory play helps children engage with the world in a way that helps them grow and develop. It can also be excellent for helping to calm a child who may be feeling anxious or angry. अगर बच्चों का मूड नहीं ठीक, उनका खेलने को दिल नहीं है, तो उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो आपको ऐसी चीजें, ऐसी मूवमेंट्स के साथ क्रिएट करवानी है उनके साथ कि उनको खुद ही अट्रैक्ट हो, उनको ऐसे उनके मूड स्विंग्स भी अच्छे हो जाते हैं, ऐसे वो अट्रैक्ट भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं एक साथ। उनकी जो 5 सेंसेस होती है वो भी मोटिवेट होती है। फिर सेंसरी प्ले आइडियाज एंड एक्टिविटीज। सेंसरी प्ले कैन बी लॉट्स ऑफ फन and is often fairly simple to set up, but it can be difficult for parents to think of ideas to help their child engage in sensory activities. Check out the list below for simple sensory play ideas that your toddler or preschooler will learn. But इसमें सबसे पहले important चीज और इम्पोर्टेंट नोट आता है कि कीप इन माइंड दैट सेफ्टी इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी। कि बच्चों के साथ आप तो सेफ्टी सबसे पहले रखनी है। उनके साथ वैसी चीजें यूज नहीं करनी जिससे उनको चोट लगे, जिससे उनको तकलीफ हो। तो पहले हमें उनके साथ वैसे सॉफ्ट चीजें यूज करनी है और वो मैं आगे और बताऊंगी। डू नॉट गिव योर यंग चिल्ड्रन आइटम्स दैट आर अ choking risk. Always supervise children around water. Consider which ideas are developmentally appropriate and safe for your little. फिर इसमें एक्टिविटीज की बात करते हैं कि सेंसरी में कौन सी एक्टिविटी यूज की जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम सेंसरी में पहले सेंसरी बिन प्ले यूज किया जाता है। सेंसरी बिन प्ले क्या है? सेंसरी बिन प्ले कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू स्टिमुलेट सम or all the following senses. Visual, sight means auditory hearing, tactile touch, olfactory smell, gustation taste. कि ये मेन 5 सेंसेस होती हैं। हर किसी की मेन 5 सेंसेस होती हैं। तो छोटे बच्चे से बड़े भी हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, अडोलसेंस होते हैं, यही 5 सेंसेस हमारे साथ रहती हैं, साइट, हियरिंग, टच, स्मेल और टेस्ट। लेकिन बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंसी से उनका जब स्टार्ट होता है एक लेवल, प्री स्कूल में जाना और स्कूल में जाना, तब उनका जो पीरियड होता है उसमें हमें बच्चों को
इसके बारे में नॉलेज देनी है, उनको बताना है, उनको इन चीजों के साथ रिलेट करवाना है कि उनको पता चले। Sensory beans are a wonderful tool to introduce to toddlers. The possibilities for sensory bean tools and materials you can use to fill sensory bean are endless. Here are just a few of my favorite sensory bean filters listed below. Use rubbing alcohol and food coloring to color food. इसमें create a sensory bean. It is simple for children to enjoy sensory play when you create a sensory bean for them to explore. जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ऊपर पहले एज अ टीचर हम लोग पहले ये चीजें पहले हम लोग अरेंज करते हैं और फिर उनको बाद में बिन्स में डालते हैं बच्चों के साथ, बच्चों के लिए, क्योंकि उनको हमें इनमें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवाना होता है। To create a sensory bin, simply fill a small tub or container with objects from nature such as leaves, rocks and sand that have different textures from your little one to explore. Or use foods like pasta, rice or beans, जो घर में चीजें यूज की जाती है, along with spoons and small toys to bury and discover. Remember, little ones often explore with their mouths in addition to their hands, so be sure to clean all items, avoiding chalking hazards and supervise play. जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि उनको हम यहाँ पर स्टार्स से रिलेटेड बताएंगे। यहाँ पर स्टार्स क्या, और हमने एक पीछे एक पेज ऑर्गेनाइज कर देंगे, इसमें लिखेंगे कैन यू कैच अ स्टार, कि बच्चे इस फोन को यूज करें, स्टार्स को कलेक्ट करें और उसमें बिन में डालना शुरू करें। अब बच्चों के लिए क्या होगा, या वो डिफरेंट कलर्स को करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, या उनको एक ही कलर जो होगा वो अट्रैक्ट कर जाएगा और वो सिर्फ उसी को कलेक्ट करेंगे। ये अब बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उस चीज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो जैसे भी ऑर्गेनाइज करें, एप्रिसिएशन मस्ट है। फिर आगे एक में कुछ पिक्चर्स है जिससे हमें समझ आएगी कि सेंसरी बिन कैसे क्रिएट की जाती है। यहाँ पर अगर हम बच्चों के लिए करें तो यहाँ पर शेप्स को यहाँ पर किया गया है, लर्निंग अबाउट शेप्स। तो यहाँ पर कुछ बटन्स है, मतलब आपके घर में मौजूद है या जैसे भी बच्चे घर में ये देखते हैं चीजें, और साथ उस बच्चे को कहते हैं कि इन शेप्स को अलग अलग को करें। और अगर बच्चों को इन शेप्स को करना है, कुछ बच्चे कलर्स पे अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ शेप पे ही करें, वो कलर्स को भी कर सकते हैं। पिंक के अंदर वो स्क्वायर साइज का पिंक ट्रायंगल के साथ मिक्स करते हैं, तो जरूरी नहीं कि बच्चों को रोका जाए उससे। बच्चे कर रहे हैं, बच्चों को जो चीज पहले समझ आ रही है, उनको अगर साइड, हियरिंग, स्मेल, टच, जो भी उनको मतलब सेंसेस में जो पहले चीज समझ आएगी ना, वो उसमें उनको मोटिवेट करें कि वो अगली सी चीजें एक्सप्लोर करें। और फिर इस वजह से वाटर बीड्स, और इसमें क्या आएगी, बहुत मतलब सॉफ्ट से बीड्स होते हैं। इसमें आप उनको कलर्स का भी कह सकते हो कि आप कलर्स को कलेक्ट करो और आप इनको दिन में डालना शुरू करो, तो एक सॉफ्ट चीज होती है, बच्चे इससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। और फिर इसमें ये है कि यूज व्हाट इज योर किचन टू क्रिएट एंड, और ये इजी इसके बच्चों के लिए ऐसी कोई मतलब घर में जो चीजें हैं, चावल है, दालें हैं, कि आप उनको कहोगे ये स्पून पकड़े, और स्पून पकड़ने से क्या होगा, उनके जो फाइन मोटर स्किल्स है, फिंगर्स की जो मूवमेंट है, उनका जो पकड़ना है वो हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों को एक पेन तो पेंसिल तो नहीं पकड़ा सकते, अच्छा आप लिखना शुरू कर दो, बच्चों को इतनी जल्दी समझ नहीं आती। तो उसके लिए इन एक्टिविटीज को क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, कि बच्चा इससे इसको पकड़ेगा, इसमें डालेगा, उसको पता होगा कि अच्छा मैंने इसमें डालना है, और फिर उनको ये भी पता चलेगा कि सफाई के साथ डाल रहे हैं, वैसे डाल रहे हैं। मोस्टली बच्चे पहले गन के डालेंगे, तो इसमें मतलब डांटने वाली बात नहीं होती, इससे बच्चे क्रिएट करते हैं और सीखते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटर है ब्लॉक सेंटर। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू प्ले and experimenting there with their environment. Having a block learning center is vital in early care and education environments. It's up to you to decide the design and materials included in each center. कि ब्लॉक सेंटर है तो उनमें बच्चों के साथ क्रिएटिविटी करवाई जाए, उनको ब्लॉग्स के बारे में बताया जाए। अब तो यूजुअली मतलब मार्केट्स में अब मिलते हैं बहुत से, तो हम बच्चों के साथ जो क्रिएटिविटी करवाएं तो उनको पता चलेगा
उनकी लर्निंग और उनकी स्किल्स, इसमें आप काउंटिंग्स भी ऐड कर सकते हो, अल्फाबेट्स ऐड कर सकते हो कि आप उनको डायरेक्टली आप एबीसी पढ़ाने लग जाओ तो उनको बिल्कुल इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। आप इन एक्टिविटीज के साथ उनको करवाना शुरू करो और वो इन सेंटर्स से जब गुजर के जब बच्चा मतलब स्कूलिंग लाइफ में जाता है तो उनको फिर इतना बुरा फील नहीं होता। वो कुछ मदर्स वो मतलब डायरेक्टली ठीक है स्कूल में डाल दिया एबीसी 1 2 तो बच्चे रोते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती इतनी जल्दी, किसी बच्चे का माइंड इतनी जल्दी एक्टिव नहीं हो सकता। तो इन्हीं सेंटर्स के थ्रू बच्चों को करवाई जाती है। Determine the size and location of your block center. The size and location of your block center is determined by several factors. Keep in mind that most learning centers accommodate 4 children at a time. Block centers should be located in an area with low traffic to avoid any accidental lockdowns. ब्लॉक सेंटर में ना मोस्टली ले सकते हैं, हम पेयर्स में बच्चों को ले सकते हैं। अगर ग्रुपिंग करेंगे तो बच्चे शोर करते हैं, उनको एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई भी हो सकती है ऐसे, लेकिन उनको एकदम से काम नहीं आता अगर 3 4 बच्चों के साथ करें। हाँ, पहले हम उनको पेयर में शुरू करवाएं, 2 बच्चों को बिठा दिया, देन वो ब्लॉक्स को अरेंज करें और उनको अल्फाबेट्स को सीखें समझें, फिर उनको तीन बच्चे उनके साथ अरेंज करवा दिए, फिर 4 बच्चों का आपने ग्रुप रीडिंग कर दी। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो सबके साथ कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, सीखने लग जाते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि आप बच्चों के साथ टॉयज के साथ भी आप ब्लॉक सेट करवा सकते हो कि आपने एक टॉय रख दिया आपके सामने, एक कार, एक ट्रक, कुछ भी, एक घर रख दिया आपके हाथ छोटा सा, तो आप बच्चों को ब्लॉक्स प्रोवाइड करें कि आप इस जैसे ये आपको टॉय नजर आ रहा है इसकी शेप आपने बनाई, तो बच्चा वो पूरी कोशिश करेगा वैसे ही बनाने की। तो उससे ये होगा कि आप उसको मोटिवेट करें, उसको फिर इन चीजों का ऑर्गेनाइज करने का पता चल जाएगा कि उस ब्लॉक्स में कितने तरह के ब्लॉक्स की वो शेप्स होती हैं, वो शेप से ऑर्गेनाइज हो सकता है, वो शेप से डेवलप उसकी चीजें हो सकती है, वो फाइन मोटर स्किल्स में डेवलप हो सकती है, बच्चे को इसके बारे में नॉलेज हो सकता है। Choose furniture that works best in the allocated space to give children or more comfortable space to build structures. Choose a carpet or play mat that fits the space. Carpets can also be used to define the area children can build. No furniture works best for block learning centers since children will be more likely to play. जैसे इस पिक्चर में आप देखें, इसमें ट्रैफिक साइंस की बात की जा रही है। आप बच्चों को ट्रैफिक साइंस के बारे में भी बता सकते हैं, उनको इसके बारे में, जब वो छोटे से बच्चे जब वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने सिबलिंग्स के साथ बाहर निकलेंगे, रोड पर जाएंगे, तो उनको ट्रैफिक की नॉलेज भी होगी, उनको साइंस के बारे में पता चलेगा, अच्छा इसकी शेप कैसी बनी है, इसमें कलर कौन सा यूज किया जा रहा है, ये साइन हो तो इस पर गाड़ी रुक जाती है, वो और इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा कि अगर मेरे मदर या फादर को गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो ग्रीन सिग्नल पर आकर उन्होंने चलाई है, रेड पर उन्होंने रोकी है, येलो पर उन्होंने क्या किया है, ये सब चीजें उनके साथ ऑर्गेनाइज करवाकर तो उनके साथ मोटिवेट कर सकते हैं। फैसिलिटेट इजी क्लीन अप विद स्टोरेज कंटेनर्स। ब्लॉक सेंटर में एक स्टोरेज कंटेनर भी इंक्लूड कर सकते हैं। If you don't have space for a block organizer or you need additional storage, you can keep your block center organized with storage tubs and containers. Label each container with a picture or description of the block that are supposed to be stored there. ये जैसे इसके बाहर लिखा पिक्चर बनी है, यहाँ पर एक कंटेनर पड़ा है और उसके बाहर एक पिक्चर बनी है, तो इसमें इस तरह के ब्लॉक्स आप अरेंज आपने कलेक्ट किए हुए हैं और आपने इसमें रखे हैं, तो इसमें बच्चों को इजी रहेगा, एक आपके लिए भी इजी रहेगा, एक बच्चों के लिए भी इजी रहेगा। इन पे कलरफुल ब्लॉक्स से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो फिर उनको रखने का भी आपको इजी रहेगा। Pick the right block for the children in your care. The blocks you choose for your center will dictate the block center lesson and activities you can do with your class. Your block center should feature several complete sets of blocks, a variety of props. Knowing which blocks are appropriate for the children in your care can be difficult since there are so many options available. Here are a few suggestions for how you pick the right block for your block center. Infants and toddlers के लिए जो आप बहुत सी कैसे कि आपको ब्लॉक्स कलेक्ट करने चाहिए इन एज के बच्चों के लिए।
Infant and toddler groups are typically organized to help young children develop basic motor and coordination skills. Popular blocks in the category include letter blocks, stacking blocks. Letter blocks आपको पता है alphabets होंगे. Stacking blocks, setting blocks होते हैं कि वो एक तरतीब के साथ उनके blocks को आप उनको manage करते हैं कि अच्छा पहले स्क्वायर वाला रखवाना है, फिर उसको सर्कल में रखवाना है, फिर उसको कैसे आपने मतलब एक घर बना रहे हैं तो उस घर को कैसे एक मैनेज करके रखवाने हैं ब्लॉक्स को, वो ब्लॉक्स हो जाते हैं. फिर नेस्टिंग ब्लॉक्स हो जाते हैं कि नेस्टिंग ब्लॉक्स में क्या है कि आप हर साइज के ब्लॉक में हर साइज का होगा तो बच्चे पहले वैसे ही छोटे बड़े रख देंगे, उनको पहले नहीं पता चलता, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनको ब्लॉक्स को देख के पता चलेगा कि सबसे पहले बड़े वाला रखना है, फिर छोटे वाला रखना है, फिर उससे छोटा रखना है, फिर उससे छोटा. अगर वो छोटा छोटा करके वो बड़ा रख देंगे तो ब्लॉक्स गिरेंगे. बच्चा इससे भी सीखेगा कि नहीं अच्छा ये काम नहीं हुआ, मुझे कोई और ट्राई करते हैं, मुझे इस तरीके से रख दो. तो इसमें बच्चे इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, उनको साइजेस के बारे में पता चल जाता है कि एक बड़ा साइज है, एक छोटा साइज है, ये इससे छोटा साइज है. तो इससे बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं. फिर शेप सॉर्टिंग आपको पता शेप्स वगैरह भी इंक्लूड जो की जाती हैं कि हर तरह की शेप का एक ब्लॉक हो तो देन बच्चा उसको कर सकते हैं कि साइडों पे अगर उसने रखा है वो अगर ब्लॉक्स का यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल ब्लॉक्स का यूज कर रहे हैं, स्क्वायर ब्लॉक्स का यूज कर रहा है एक गाड़ी बनाने के लिए, देन एक अगर उसके पास एक सर्कल ब्लॉक होगा तो वो उसके टायर बना लेगा. तो ये चीजें बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं एंड टैक्टाइल ब्लॉक्स. फिर ऐसे इस तरह के बच्चों को ऑर्गेनाइज किया जाता है. उनके सेंटर जब एक ब्लॉक सेंटर जब आप करते हो ना तो ऐसी चीजों के साथ ऑर्गेनाइज किया जाए कि हर तरह के ब्लॉक्स वो ये हर तरह की शेप्स मतलब स्टैकिंग ब्लॉक, नेस्टिंग ब्लॉक और शेप और टेक्टाइल ब्लॉक के हर तरह के ब्लॉक सामने ऐसे पड़े और बच्चे को पता होता है कि ये ब्लॉक कहाँ पड़ा है और कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उसको कैसे आप यूज कर सकते हो. और अगर आप उसको टब पे डालते हो और आप उसको कंटेनर यूज करते हो तो वो कंटेनर आप ऐसे उनके सामने भी एक ब्लॉक सेंटर में आप रख सकते हो. ये उसकी कुछ पिक्चर्स है तो बच्चों के साथ आप ब्लॉक सेंटर में कैसी चीजें कैसे क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं. तो इसके ऊपर लेबल भी किया गया है, उसको रखा भी गया है कि जैसे आप ये ऐसे बॉक्सेस यूज किए जाते हैं और इसमें अगर आप शेप को देखा जाए तो वुडन के अगर ब्लॉक्स यूज किए जा रहे हैं तो नीचे वुडन की शेप्स उसमें लिखी गई है कि कौन से ब्लॉक्स में कौन सी शेप्स पड़ी हुई है. अगर बच्चा वहां से उठाएगा तो वापस उसको पता होगा और उसको फिर ऐसे पता चल जाएगा कि उससे वापस उसी में रखना है जहाँ पर. और फिर कलरफुल यूज किए जा रहे हैं तो वो कलरफुल करेगा. तो ऊपर अगर गाड़ी यूज की जा रही है ब्लॉक्स को देखकर बनाने के लिए तो इसमें बच्चे की मतलब आईज का कोऑर्डिनेशन और उसके फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन तो ये चीजें भी उसको अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को. और फिर इधर कुछ और थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस और टेबल किया गया है कि अगर आप ऐसे बॉक्सेस को यूज करते हो, ब्लॉक्स को यूज करते हो तो आप कैसे कौन सी चीजों को कर सकते हो. जैसे फर्स्टली उन्होंने ग्रीन टप में एनिमल्स एंड पीपल्स को कर दिया है. आप इसमें बच्चों को बता सकते हो कि दोनों एक सब उनको भी नजर आता है, एनिमल्स को भी नजर आता है, पीपल्स को भी नजर आता है. उनकी हेयरिंग से आ जाती है क्योंकि वो भी सुन सकते हैं, वो भी सुन सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं. ये चीजें आप उनको ऑर्गेनाइज उनको बता सकते हैं, डेवलप करा सकते हो. फिर होममेड ब्लॉक्स फॉर स्क्रैप्स के होममेड कौन कौन सी चीजें आप बना सकते हो. फिर नीचे आने तो उसमें लूज पार्ट्स, हेक्सिकॉर्ड, जेम्स, फैब्रिक, पॉम बॉटल कैप्स, अलग कलरफुल चीजें यूज की जा रही है. अगर आप उससे नीचे देखो तो जो वुडन ब्लॉक्स यूज किए जा रहे हैं तो वुडन ब्लॉक्स में शेप्स को मैटर नहीं किया गया. यहाँ पर ये किया गया कि उसका मटीरियल कौन सा यूज किया जाए, उस मटीरियल को इकट्ठा कर दिया एक ही टब के अंदर. तो फिर अगर उसमें स्मॉल वुडन ब्लॉक सेट यूज किए जा रहे हैं और उसमें अगर कलरफुल है तो उसमें कलरफुल में डाल दिया और अगर वो वुडन है तो वुडन में डाल दिया. ऐसे ही दूसरी साइड पे भी अगर छोटे छोटे बेल्ट यूज किए जा रहे हैं, स्टोन्स कलेक्ट किए जा रहे हैं तो उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया. इससे भी बच्चों को पता चलता है ना सिर्फ कलर्स को इकट्ठा करना है, शेप्स को भी इकट्ठा करना है या उसके मटीरियल को भी इकट्ठा करना है. तो ये चीजें भी उनको डेवलप होती है, उनके अंदर उनको इस चीज की भी समझ आती है. फिर इसमें थर्ड सेंटर है पजल सेंटर. ये भी बच्चों के लिए बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से यूज किया जाता है. बहुत ही डेवलपमेंट इसमें आती है बच्चों की, उनको बहुत इस चीजों के बारे में उनकी स्किल्स, उनकी थिंकिंग
इसके साथ भी बहुत डेवलप होती है और आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए। पहले अगर आपने उनके साथ सेंसरी का यूज किया तो वो बहुत ही फाइन मोटर स्किल्स के साथ यूज किया जाएगा और बहुत छोटी छोटी स्किल्स के साथ किया जाएगा। उसको आहिस्ता आहिस्ता शेप्स, कलर्स, फिर ब्लॉक सेंटर यूज किया जाएगा कि उसमें उनको शेप, कलर्स का बता दिया, उनको ऑर्गेनाइज करने का बता दिए। देन आप पजल में आ जाती है, तो पजल में भी आकर इन्हीं चीजों को और डेवलपमेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। पजल हेल्प यंग चिल्ड्रन डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स। फॉलोइंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड विद चिल्ड्रन फॉर पजल्स टुगेदर। कौन कौन से स्किल्स हम इसमें यूज कर सकते हैं? mention है यहाँ पर critical thinking and problem solving, visual discrimination, concentration, attention span, hand-eye coordination, fine motor skills, special awareness, shapes, colors and patterns. इस पिक्चर में भी आप थोड़ा सा आपको और समझ आ जाएगी कि कौन कौन से या किस किस तरह की आप पजल्स को यूज कर सकते हैं। आप शेप्स को, कलर्स को, अल्फाबेट्स को मिक्स कर सकते हैं, आप कार्ड्स यूज कर सकते हैं कि जिसमें बच्चों की और enhancement हो और development. Puzzles and materials. When it comes to puzzles, there are two very important factors to consider. How आप बच्चों के साथ आप जब पजल क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आपने ये देखना है कि बच्चों के साथ आप किस किस तरह की चीजें और छोटी छोटी चीजें आप पहले उनके साथ करो, बड़ी चीजों के साथ नहीं करना। कि आप उनको फर्स्टली कह दो कि जो बड़ी पजल्स होती हैं आप कह दो इनको जोड़ना शुरू कर दो और इनके साथ बनाना शुरू कर दो। नहीं, आप पहले इनको छोटी छोटी चीजों के साथ करो। अगर आप काउंटिंग के साथ शुरू कराओगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। फिर उनको शेप्स का पता चलेगा, फिर इमेज का पता चलेगा कि पजल में इमेज भी क्रिएट की जाती है। तो इसमें बच्चों के साथ कौन से पजल सेंटर्स यूज किए? एनालिटिकल हैंड इन मेनी पजल एंड गेम सेंटर, वर्ड पजल्स, फ्लोर पजल, अल्फाबेट पजल्स एंड नंबर पजल, कलर एंड शेप पजल, नर्सरी राइम एंड फेरी टेल पजल्स की जो बच्चे स्टोरीज सुनते हैं, घर पे जो सुनते हैं, कार्टून्स जो देखते हैं, आप उनकी शेप्स को ला सकते हो। तो वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे कि अच्छा ये कार्टून हमने देखा था, तो इसकी नोज कहाँ पर जाती ये आई कहाँ पर जाती है, तो ये बच्चे अट्रैक्ट हो सकते हैं कि ये कलर पहले आता है, ये कलर बाद में होता है। फिर अल्फाबेट बिंगो, फिर मेमोरी मैचिंग है। इंटरलॉकिंग पजल्स क्या होती हैं? आर द मोर ट्रेडिशनल पजल दैट फिट टुगेदर लाइक जिग्सा पजल। When moving on interlocking puzzles, it's important to start with puzzles that have 4 to 6 pieces, have straight edges and corners की जब आप बच्चों के साथ स्टार्ट करते हो एक पजल सेंटर में पजल एक्टिविटी का, तो उसमें आप सबसे पहले 4 to 6 पीसेस ले सकते हैं। आप ज्यादा बच्चों के आगे नहीं रख सकते, कि ज्यादा रखेंगे तो वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और उनको जल्दी समझ नहीं आएगी चीजें। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, तो आप पहले 4 to 6 पीसेस उनके सामने रखें। और फिर एजेस ये नहीं है कि आप उनके साथ पहले स्ट्रेट और कॉर्नर एजेस को मिक्स करते हैं। पहले आप स्ट्रेट एजेस को रख लें, फिर आप कॉर्नर एजेस को रख लें कि उनको इतना आइडिया आ जाएगा कि चीजों को पहले मैनेज कैसे करना है, क्रिएट इमेज कैसे करनी है। इस आगे कुछ पिक्चर्स हैं जो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इसमें पहले आप नंबर पजल्स की यूज कर रहे हो और एक नंबर पजल के साथ एक इमेज क्रिएट हो रही है। पहले आप बच्चों को काउंटिंग आप सिखा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक की, तो उसमें एक इमेज है। तो आप बच्चों को मतलब मोटिवेट करो कि आप काउंटिंग्स को मैच करो और देखो एक इमेज क्रिएट होती है। वो क्या इमेज है, कौन सा ऐसा टॉय होगा जो बन रहा है। तो वो जो बनेगा बच्चा लाउडली उसको बोले क्लास पे और वो बताए कि मेरे पास कार बनी है, मेरे पास बस बनी है, मेरे पास या एरोप्लेन बना है। तो अगर बच्चे आगे पीछे काउंट, ऐसे बच्चों की नंबर कोऑर्डिनेशन भी हो जाती है। फिर एक इमेज क्रिएट होती है और एक वो ज्यादा डेवलपमेंट हो रही होती है। फिर यहाँ पर एक नंबर्स की आ जाती है। तो इसमें आप बग्स को या इंसेक्ट्स छोटी छोटी चीजें लेकर आप उनके साथ कर सकते हो कि कार्ड्स आपने साइड पे रखी हैं। आप बच्चों को बोलो कि एक कार्ड उठाना है, वो जो सा कार्ड होगा उसको अटैच करना है कि कोई भी इंसेक्ट और बग की उतनी काउंटिंग के साथ। अगर एक वो 1 उठा रहे हैं तो उसमें कौन सा ऐसा इंसेक्ट आ रहा है या बग आ रहा है जो सिर्फ एक शेप बनेगी है सिर्फ। फिर नेक्स्ट तो ऐसे काउंटिंग ही पहले आप छोटे बच्चों को 1 to 10 तक ही काउंटिंग आप सिखा सकते हैं। तो उनको 1 to 10 तक ही आप ऐसी
इमेजेस क्रिएट करें कि जिसमें उनको कलर्स का भी पता चलेगा कि इसमें कलर्स कौन से यूज किए गए हैं, इसमें इमेज कैसे बनाई गई है, इसमें कौन से इंसेक्ट्स यूज किए गए हैं, तो इंसेक्ट्स का वो नॉलेज भी उनको दिलाएं कि ये कौन से इंसेक्ट होते हैं, या आपने कभी देखे हैं कि नहीं देखे, तो इसके साथ वो कार्ड्स को अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर आता है स्प्रिंग काउंटिंग पजल, कि इसमें भी वैसे ही जो मैंने पीछे कहा कि वैसे ही आगे आकर उसमें काउंटिंग को अरेंज करवाया। तो ये एक और तरह की पजल होती है कि बहुत से छोटे बच्चों के लिए ये पजल करवाई जाती है कि इसमें अगर काउंटिंग का यूज किया, फर्स्टली आप देखें ऊपर पिंक कलर के डॉट्स है, फिर नीचे काउंटिंग है, फिर नीचे वो मैथ्स की ये लाइनिंग होती है। बच्चों को नहीं पता मैथ्स का होता है, हाँ, लेकिन तो उनको आप काउंटिंग सिखा सकते हैं कि इनको काउंट करो, अगर ये लाइंस लगी और ये क्रॉस एक लाइन हो रही, कितनी लाइन, इनको एक दूसरे के साथ अटैच करो और देखो क्या बनता है, तो वो आइसक्रीम बनेगी और वो बहुत उनके लिए अट्रैक्टिव चीज हो जाएगी। और फिर एक ऐसी पजल आप आहिस्ता आहिस्ता आप और आगे आए तो एक ऐसी पजल अरेंज करा सकते हैं कि आप उनको ये कहें कि ये एनिमल्स है, बर्ड्स है, इसमें कौन से एनिमल्स है, कि अगर मंकी है तो मंकी क्या खाता है, उसका कार्ड उसके साथ अटैच करो। और अगर डॉग है तो डॉग क्या लाइक करता है, अगर फिश है दूसरी साइड पे यहाँ पर, तो फिश को कौन पसंद करता है, कौन सा एनिमल है जो फिश खाना पसंद करता है। तो अगर आप इस तरह की नॉलेज डेवलप कराना शुरू करेंगे तो ये भी चीजें वो सीख जाएंगे। और फिर उनको ऐसे काउंटिंग इस आहिस्ता आहिस्ता जब आगे आए मैथ्स की तरफ, तो पहले 1 to 10 तक काउंटिंग थी, फिर वो काउंटिंग सीखते सीखते आप उनको ऐसे इवन नंबर्स भी अरेंज करा सकते कि कार्ड्स निकाले और इवन नंबर्स को अरेंज करो, ऑड नंबर्स को अरेंज करो, और कितनी काउंटिंग्स होती है। फिर इस तरह यहाँ पर शेप्स के साथ, काउंटिंग के साथ, कलर्स के साथ, टू का नीचे कार्ड है और यहाँ पर टू की इमेज बनी है, टू थिंग्स की, वो टू लीव्स है उसके ऊपर, तो टू लीव्स को अटैच करना है नीचे पॉट के साथ। और अगर 11 है, 11 लीव्स, 11 को अटैच करो उसके पॉट के साथ, तो पता चलेगा 11 लीव्स बनेगा, तो ये बच्चों के साथ अट्रैक्शन क्रिएट होती है। और यहाँ पर एक और लास्ट है कि यहाँ पर एनिमल्स के साथ कोऑर्डिनेशन हो जाती है, वर्ड्स के साथ हो जाती है, अल्फाबेट्स के साथ हो जाती है कि फॉक्स है, स्नेक है, व्हेल है, तो उनको ये चीजें कोऑर्डिनेट हो जाती है कि उनको पता चल जाता है अच्छा कलर को करना है हमने, अच्छा अल्फाबेट हम डेवलप करें और उनको हम एक एनिमल क्रिएट करें।